So hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PWIT Jam and CSINet YouTube channel. तो आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 7 जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी टारगेट IIT जैम की। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उसी सीक्वेंस में जो ऑसिलेशन के हमारे लेक्चर्स चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद सुपरपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो एक इंडिविजुअल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, एक इंडिविजुअल एक सिंगल एसएचएम की बात कर रहे थे। अब जो हम डिस्कस करेंगे वहां पर मोर देन वन एसएचएम इन्वॉल्व होंगे, तो उसी को आज हम पढ़ेंगे, उसी के रिजल्ट्स देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम एक से ज़्यादा एसएचएम को साथ में सुपर इम्पोज कराते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट आउटकम्स देखने को मिलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो कुछ अलग मिलेगा। अगर हमने दो एसएचएम ऐसे सुपर इम्पोज कराए हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी सेम है बट एम्पलीट्यूड अलग है तो अलग हमें बिहेवियर देखने को मिलेगा। अगर फ्रीक्वेंसी अलग है एम्पलीट्यूड सेम है तो अलग देखने को मिलेगा। और जो हमने एसएचएम्स हमारे लिए हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, परपेंडिकुलर हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे जो रिजल्टेंट इफेक्ट्स होते हैं उस पर मैटर करती है। ठीक है, तो उसी में से आज वाला जो क्लास में हम केस डिस्कस करेंगे वो होगा सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम having different amplitude but सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम पर्टिकुलरली कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं भाई, जिसमें डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा और सेम फ्रीक्वेंसी होगी। डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा बट सेम फ्रीक्वेंसी होगी। हम पर्टिकुलरली उस केस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूं तो देखिए हमने क्या करना है, एसएचएम की इक्वेशन हम सबको पता है। तो दो एसएचएम अगर हमने लिए हैं तो एक का इक्वेशन क्या होगा, सम A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड कुछ A2 है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब दोनों लिए हमने सेम ही डायरेक्शन में x1 और x2 है, राइट, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है फाई। अब ये फाई फेज डिफरेंस का क्या मतलब है, इट्स लाइक कि जो अगर आपका पहला एसएचएम हो रहा है वो शायद स्टार्ट हो रहा होगा मीन पोजीशन से, है ना, जो दूसरा वाला एसएचएम है वो कहीं या तो मीन से राइट में स्टार्ट हो रहा होगा या मीन से लेफ्ट में स्टार्ट हो रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो वो 5 फेज डिफरेंस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, राइट। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2। रिजल्टेंट क्या होगा भाई, x1 प्लस x2। तो यहाँ से देखिए A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होगा आपका रिजल्टेंट एसएचएम। सॉरी, रिजल्टेंट जो होगा इक्वेशन ऑफ एसएचएम वो कुछ ऐसी सी आ रही है। या फिर आप ये देखो टू एसएचएम का जब आप रिजल्टेंट मोशन देखोगे तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आ रही है, बट इससे हम कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए A1 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ से क्या आएगा A2 साइन, अब इसको ओपन कर सकते हैं, साइन A प्लस बी की फॉर्मेट में है ये, तो साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी प्लस कॉस A साइन बी, ये आपका रिजल्टेंट या सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम आ रहा है। अभी भी इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसको हम आराम से आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए अब आप देखो यहाँ पर A1 साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी 2 बार आ रहा है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई
cos ओमेगा t, ये आ रहा है ना। देखिए अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख देती हूँ, तो यहाँ कॉस और साइन हो गया, यहाँ साइन और कॉस, तो हम इसको फिर से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, लेट्स a1 प्लस a2 cos फाई, इसको मैंने लिख दिया a cos डेल, और जो a2 sin फाई है इसको मैंने लिख दिया भाई a sin डेल। यहाँ पर ये जो a और डेल है इसको हम अपनी जो ये इक्वेशंस है, ये जो कॉन्स्टेंट्स है, इनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखना भी कैसे निकलेगी इनकी वैल्यूज, राइट। तो यहाँ x इज इक्वल्स टू a cos डेल साइन ओमेगा t प्लस a साइन डेल cos ओमेगा t, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, एक अगेन साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a साइन ओमेगा टी प्लस डेल। सो हेंस क्या कह सकते हैं हम ऐसा, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि जो रिजल्टेंट ऑफ टू SHM है या सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM जो है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट अ SHM, क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट मोशन आया है वो भी एक SHM की इक्वेशन को ही फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये A रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये A रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को, और यहाँ पर ये डेल रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट फेज एंगल को, ये डेल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रिजल्टेंट फेज एंगल को। पर इस A की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें इस A की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर अगर इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर करके मैं ऐड करूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ रहा होगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब देखिए ये तब तक सही है, ये मेथड हम तब तक फॉलो कर पाएंगे बहुत आराम से जब तक हमारे पास जो सुपरपोजिशन है वो 2 SHM का है। लेकिन मोर देन 2 SHM अगर होंगे तो क्या करेंगे, राइट। अगर मोर देन 2 SHM है तो हम क्या करें, तो चाहे आपके 2 SHM हो या मोर देन 2 SHM हो, सभी के लिए जो बेस्ट मेथड लगता है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में फिर हमारे पास 3 SHM है या 4 SHM है, सभी को आप आराम से उसमें यूज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ मैं आपको बोलती हूँ 3 SHMs है तो 3 इक्वेशंस को ऐड करने के बाद जो इक्वेशन बन रही है उसको सिंप्लीफाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो ये मेथड केवल 2 SHM तक वैलिड है, लेकिन अगर आपके पास मोर देन 2 SHM होंगे तो वहां पर जो एप्रोप्रिएट मेथड रहेगा दैट इज योर ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर रिजल्टेंट फेज एंगल। यहां से हमें एक चीज जरूर पता चल गई है कि जब आप सुपरपोजिशन कर रहे हो SHMs का तो आपको जो रिजल्टेंट इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है वो ऑल्सो SHM को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज हमें यहां से जस्टिफाई हो गई है, ओके। तो हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। अगर मैं बात करूं ग्राफिकल मेथड की, तो ग्राफिकल मेथड क्या बताता है आपको, ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि देखिए ये मान लो ये मान लो, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, राइट। अब ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि मान लो जैसे दो हमारे पास SHM है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 एम्पलीट्यूड्स होंगे, राइट। तो ये मान लिया हमारा फर्स्ट A1 हो गया और ये A2 हो गया। अब इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, जैसे हमारे वाले क्वेश्चन में कुछ 5 फेज डिफरेंस था। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं है A1 जो है x एक्सिस में ही हो, A1 ऐसे भी हो सकता है कि भाई A1 भी किसी पर्टिकुलर एंगल पे दे रखा हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आप x कंपोनेंट निकालोगे, ax एम्पलीट्यूड का x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो x एक्सिस में एक तो A1 आ ही रहा है, एक आप इस A2 एम्पलीट्यूड का देखोगे x कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि A2 के साथ इधर x एक्सिस में क्या आएगा,
a2 cos फाई, और इसका साइन y एक्सिस में क्या आ जाएगा, a2 sin फाई, इन टर्म्स ऑफ साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ a1 प्लस a2 cos फाई, और अगर आप इसका y कॉम्पोनेंट देखेंगे तो y कॉम्पोनेंट क्या बन रहा होगा, y कॉम्पोनेंट बन रहा होगा भाई ay इक्वल्स टू a2 sin फाई, इकलौता, राइट। तो ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ax आ गया, ay आ गया। आपको रिजल्टेंट निकालना है ना, आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब यहाँ पर चाहे 2 एम्पलीट्यूड है, 3 एम्पलीट्यूड है, कितने भी हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो कि इसमें 3 थे, इसी में मैं कहती हूँ 3 थे, तो a3 आ जाएगा। अब इसका कुछ फेज एंगल मान लिया हमने, यहाँ से 2 फाई दिया होगा, राइट। यहाँ से इसका जो फेज एंगल दिया होगा वो 2 फाई दिया होगा। तो अगर इसमें भी अगर मैं एक और टर्म ऐड करना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, a3 cos 2 फाई प्लस a3 sin 2 फाई। तो अब चाहे मैं कितने भी SHMs को ऐड कर लूँ, जस्ट मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करने का, ठीक है भैया। इससे अगर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो तो यहाँ पर आप एक और चीज देखिए, जो आपका a1 प्लस a2 cos फाई यहाँ पे ax आया है, वो यहाँ पर क्या है, a cos डेल है ना, a cos डेल है। तो कैन आई से ax इज इक्वल्स टू a cos डेल और ay इज इक्वल्स टू a sin डेल। तो यहाँ से 10 डेल क्या आ रहा है, ay बाई ax, डेल की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स ay अपॉन में ax। तो अगर आपको कभी रिजल्टेंट फेज एंगल निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, जस्ट आपको क्या करना होगा, ay अपॉन में ax। तो इनका क्या रिजल्टेंट फेज एंगल होगा वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज एंगल को यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, मुझसे ना जनरली बहुत बार स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप भी सभी जानते हो अब एग्जाम बहुत ही पास है, लिमिटेड टाइम बचा है, और ये ऐसा टाइम है ना जिसमें हर स्टूडेंट अपना बेस्ट देने का ट्राई करता है, चाहे उसने 6 मंथ पहले स्टडी स्टार्ट की हो, और चाहे 1 साल पहले स्टार्ट की हो, और चाहे अभी 2 महीने पहले स्टार्ट किए, और चाहे कोई ऐसे भी होंगे जो आज से और अभी 1-2 दिन पहले से ही स्टार्ट किया होगा। तो ये वो टाइम है, अब इस टाइम पे जो बेस्ट देगा वही जीतेगा, सीधी सी बात है। इस टाइम पर जो बेस्ट पढ़ेगा, जो अपना बेस्ट देगा वही जीतेगा, क्योंकि जिसने 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, अगर उसने अब लाइट कर लिया अपने आप को, अब कुछ रिवाइज नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है उसके 6 महीने पहले स्टार्ट करने का। तो सिंपल सी बात ये है, आज से स्टार्ट कर रहे हो या कभी से स्टार्ट किया है, आपको रिवीजन पर पूरा फोकस करना होगा। और बहुत बार अटकते हो कि रिवीजन करे कैसे, है ना, रिवीजन करे कैसे, तो रिवीजन का मतलब इतना नहीं होता, स्पेशली मैं बोलूँगी फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए, रिवीजन का मतलब इतना नहीं होता कि आपने नोट्स के पन्ने पलट लिए हैं, उससे कुछ भी रिवाइज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, XYZ कोई भी यूनिट का कोई भी टॉपिक पढ़ा है, तो जब भी आप रिवाइज करने बैठते हो तो आपके पहली मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि आपने ये टॉपिक अगर पढ़ा है तो बिना नोट्स को देखे मैं देखता हूँ मैं कितनी चीज़ें, कितने कंसेप्ट जानता हूँ, कितने फॉर्मूलाज मुझे याद है। खुद से लिख के देखो पहले कितनी चीजें आपको उसमें आती हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी बात करती हूँ मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको पता है, उसमें कब हम हीट के केस में पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं, सारी चीजें नोट डाउन करो। अब उस टाइम जहां पर अटकते हो, अरे यार वर्क का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, अरे यार एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तब आपको पता चलेगा कि क्या आपका वीक पॉइंट है। और साथ ही साथ जब भी जैसे भी आप पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो या किसी बैच में एनरोल करके पढ़ रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व आपने किए होंगे तो उस टाइम कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जरूर रहे होंगे जिसमें आप बहुत अटके होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी जरूर रिवाइज करिए।
तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि रिवाइज करने का मतलब केवल पेज पलटना नहीं है कि आंखों से निकाल लिया और हो गया, नहीं, पेन चलाना पड़ेगा। ठीक है, पेन चलाओगे, खुद से फॉर्मूलाज को लिखोगे, खुद से कंसेप्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और दूसरा, केवल थ्योरी पे हमें फोकस नहीं करना है। जब भी आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज करते हो, चाहे 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पर एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट कि भाई हमने यहाँ पर रिजल्टेंट फेज एंगल भी निकाल लिया है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया है। आगे अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, 3 साइनसोइडल वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी विद एम्पलीट्यूड a/2 and a/3 while their phase angle are 0, π/2 and π respectively. The amplitude of the resultant wave is what? तो आपसे क्या पूछा गया है? amplitude of resultant wave इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब amplitude of resultant wave हमें निकालना है ना, तो देखिए हम क्या करते, सीधी सी बात है, 3 वेव्स है, ग्राफ मेथड हमारे लिए कामयाब होगा यहाँ पर। राइट, अब क्या कहा, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं एक बार हम। जो 3 एम्पलीट्यूड है, a है, a/2 है और a/3 है, उनका जो फेज एंगल है, पहले वाले का 0 है, 0 होने का मतलब वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, और दूसरे वाले का जो फेज एंगल है वो π/2 है, ये है आपका a/2। अब आप सोचोगे कि मैम आपने π/2 है तो यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग क्यों नहीं दिखाया? सिंपल सी बात है कि जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हम एकदम प्रॉपर एंगल की तरह नहीं दिखा, मतलब जितना एंगल दे दिया उतना नहीं दिखा रहे। अगर यहाँ पर मैं 360 दे दूंगी तो घूम के यहीं आ जाएगा, है ना, तो वो चीज़ अभी हम नहीं दिखा रहे। हमने एक इसको थीटा की तरह एज्यूम किया है, वो वैल्यू चाहे π/2 है चाहे π/3 है। ओके, नेक्स्ट अब हमने एंगल ले लिया, जो हमारा एम्पलीट्यूड है दैट इज a/3, और जो उसका एंगल दिया गया है वो दिया गया है भाई पाई, उसका एंगल जो दिया गया है वो दिया गया है पाई। आपको ये चीज जरूर कंसिडर करनी होगी, जो ये फेज एंगल दिए गए हैं वो कहाँ से दिए गए हैं। राइट, अब ये जो पाई फेज एंगल दिया गया है वो a/2 और a/3 के बीच में है या इसका इनिशियल से। राइट, तो ये चीजें आपको जरूर मेक श्योर करनी होगी क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एम्पलीट्यूड और उनके फेज एंगल्स दिए गए हैं, तो ये जो दिया गया है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, मतलब ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में दिया गया है, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर x कंपोनेंट लिखना चाहूं मैं, तो x कंपोनेंट क्या होगा भाई, यहां पर आपका x कंपोनेंट होगा ax इज इक्वल्स टू a, ये तो एज इट इज एक्स एक्सिस में ही है, इसका एक कंपोनेंट आएगा a/2 cos π/2। अब देखो ये अपने आप ही 0 हो गया ना, तो हमारी सिरदर्दी है ही नहीं वो कि भाई मैं इसको y एक्सिस में बनाऊं या अगर पाई है तो मैं इसको यहाँ पर बनाऊं, नहीं, हमने इसको एक थीटा की तरह मान लिया है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है a/3 एंड cos पाई। अब वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा वैल्यू नेगेटिव में, है ना, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ax इज इक्वल्स टू a माइनस a/3, तो ये वैल्यू आ गई 2a/3, तो ये हमारा x कंपोनेंट आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं y कंपोनेंट की, तो y कंपोनेंट क्या होगा भाई, y कंपोनेंट देखिएगा ay। अब देखो इसका तो कोई कंपोनेंट इसमें आएगा नहीं, तो अब बात करते हैं a/2 की, तो ये थीटा π/2 था तो a/2 साइन π/2 प्लस a/3 साइन पाई। अब पता है ये तो 0 हो गया, ये बचेगा केवल, तो y में क्या कंपोनेंट आया हमारा, ओनली a/2। रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ax² प्लस ay², तो यहाँ से क्या आएगा, a/2 का स्क्वायर मीन्स a/4 प्लस 2a/3 का स्क्वायर मतलब 4a² पाई में 9, नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा 36, 9a²
प्लस 16a²। तो ये आ गया भाई हमारा 16 + 9 इज 25 और दिस विल बिकम 5a/6। तो ये हम लोगों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया है। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया है। सो दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसमें पूछा नहीं है रिजल्टेंट फेज एंगल, पर बाय चांस हमें यहाँ पर रिजल्टेंट फेज एंगल भी निकालना होता तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए वाई की वैल्यू भी है और ए एक्स की वैल्यू भी है। तो अगर कोई मुझे कह दे कि भाई यहाँ पर क्या होगा रिजल्टेंट फेज एंगल, तो भाई रिजल्टेंट फेज एंगल होगा ये। रिजल्टेंट फेज एंगल क्या होगा? tan इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। और ए वाई कितना होता है? ए वाई कितना आया भाई हमारा? ए वाई आया है 2a/3। तो दिस इज tan इनवर्स 2a/3 और दिस इज a/2। तो जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं। जैसे कि ये a से a कैंसिल हो गया, ये आ गई वैल्यू 4/3। तो ये आपका आंसर होगा tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई रिजल्टेंट फेज एंगल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, x2 इज इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी प्लस π/4 और x3 इज इक्वल्स टू 4a कॉस ओमेगा टी। हमारे इक्वेशन ऑफ एसएचएम में तो साइन होता है सब जगह, अब की बार कोस दिया गया है, बट क्या कोस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं हम कोस को साइन में कन्वर्ट। तो अगर हम कोस को साइन में कन्वर्ट करें तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? x3 इज इक्वल्स टू 4a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/4 है और इन दोनों के बीच में π/2 है, राइट? तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कि भाई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट फेज एंगल हमारा क्या आ रहा है, तो दिस इज योर फर्स्ट a1 दैट इज इक्वल्स टू a और नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज 2a, वो कितने पे है? π/4 पे। तो दिस इज π/4 और ये है 2a। नेक्स्ट है 4a और वो कितने पर है? वो है π/2 पर। इस तरीके से हमारे पास सारे एसएचएम्स का एम्पलीट्यूड आ गया। अब देखो, अब फिर से हमारा काम एक्स कंपोनेंट निकालना, राइट? एक्स कंपोनेंट निकालना है तो यहां पर होगा क्या? ax में a प्लस 2a cos π/4 प्लस 4a cos π/2। भाई मैम π/2 आ गया, ये तो 0, बिल्कुल 0। फिर तो यहाँ से ax क्या आ गया? ax आ गया a cos π/4, cos π/4 होता है √2, तो ये आ गया a प्लस √2a। सिमिलरली अगर आप ए वाई निकालना चाहोगे तो ए वाई में क्या होगा? 2a साइन π/4 प्लस 4a साइन π/2। तो यहाँ से ए वाई क्या आ गया? ए वाई आ गया √2a प्लस 4a। ये वैल्यू आपकी आ गई। तो यहां पर अगर अब आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है, यहां अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है देन इट विल बिकम ठीक है π/4 एंड देन इज π/2। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा भाई जो भी आपकी ax² की वैल्यू आई है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो दिस इज a प्लस √2a का होल स्क्वायर
प्लस √2a प्लस 4a का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है। ठीक है, इसको अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको अपना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। एकदम प्रॉपर वैल्यू, एग्जैक्ट कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, इन टर्म्स ऑफ ए आएगी, क्योंकि यहाँ पर √2 है ना, तो इन टर्म्स ऑफ ए आएगी। ठीक है, तो दिस इज योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2√2a प्लस 8√2a प्लस 16a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन किया, a स्क्वायर √2 का 2a स्क्वायर 2√2a, यहाँ से क्या आएगा, अच्छा इसमें भी a है इसमें भी a है, तो दिस इज बिकम अगेन a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी फिर से a स्क्वायर आएगा और 4 2 ज़ा 8 √2a स्क्वायर 16a स्क्वायर और 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर जो विदाउट रूट वाले हैं उनको अगर मैं देखूँ तो 16 प्लस 2 18 2 20 21a स्क्वायर प्लस 10 √2a स्क्वायर। यही आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 10√2 प्लस 21। तो ये हमारा आंसर आ गया फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कंप्लीट अभी सॉल्व नहीं करा रही हूँ, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि इसका हाफ पार्ट तो लगभग हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देखिए अगेन क्या कह रहा है, 3 साइनोसॉइडल वेव्स हैं ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवल विद द सेम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, मतलब यहाँ पर जो हमारे तीनों SHMs दिए गए हैं वो किस में है, अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आर a/2 एंड a/3। अभी देखा था एक क्वेश्चन हमने a/2 a/3 का। सॉरी, आगे क्या क्या है, फेज कॉन्स्टेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो इनके फेज कांस्टेंट है π/2 है, पाई है एंड 3π/2। अब की बार जो पहला एम्पलीट्यूड है जो जनरली हमेशा अभी तक 0 फेज पे दिख रहा था, उसका भी फेज दे दिया गया है, और वो कितना है π/2। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ऐसा है इस बार बस ये मान के चलो कि कोई भी एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में नहीं है। इसका एंगल π/2, फिर इसका पाई है और इसका 3π/2 है। ये a है, ये a/2 है, ये a/3 है। तो अगेन आपको तो क्या करना है, x कंपोनेंट लिखोगे, y कंपोनेंट लिखोगे, है ना। बस पहले ही होता था एक कंपोनेंट हमें यहाँ भी दिख जाता था, एक एम्पलीट्यूड हमें यहाँ भी दिख जाता था। तो अब की बार एक एम्पलीट्यूड आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी के अपने कुछ इनिशियल फेज एंगल्स दिए गए हैं या फेज कांस्टेंट दिए गए हैं। आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट फेज एंगल निकालना है, राइट। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट फेज एंगल निकालना है, और MSQ टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग ट्राई करके देखना कि क्या मैंने यहाँ पर फेज एंगल अगर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बदला है या वही सेम आ रहा है 5/6। ट्राई करके देखिएगा, है ना। x कंपोनेंट निकालोगे, y कंपोनेंट निकालोगे, और जब आप ax और ay की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको phi m भी मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करके देखना। जो यहाँ पर एक अच्छी चीज दी गई है कि सारे की सारी जो स्पीड है अलोंग द सेम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द सेम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसी वजह से हमने सारे जो एंगल्स लिए वो एक्स एक्सिस से ही मेजर किए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, चलिए भैया, तो ये था आपका सुपरपोजिशन ऑफ
SHM having same frequency. ओके, ये वो सुपरपोजिशन ऑफ SHM हम लोगों ने डिस्कस किया है जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है। एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम उसके बारे में बात करेंगे जहां पर फ्रीक्वेंसी अलग होती है। फ्रीक्वेंसी जब अलग होती है तो कैसे हम फेज एंगल कैलकुलेट करते हैं, राइट। फ्रीक्वेंसी जब अलग होती है तो वहाँ पर हमारे लिसाजस फिगर्स बनते हैं, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ हम डिस्कस करेंगे जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो क्या होगा, सुपरपोजिशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सभी के सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक ज़रूर देखना और लास्ट क्वेश्चन का जो भी आंसर आता है वो कमेंट करके बताना, देन आई विल रिप्लाई और बताऊंगी मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप प्लानिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।